नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में। हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर भी 8 कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है। इसका हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया था। आज कोशिश करेंगे कि 75 क्वेश्चन तक पहुंचे। क्वेश्चन दिया है, सुर्खियों में रहने वाला द ग्रीन ट्रू ऑप्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेयर बाजार की इनिशिएटिव पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ से संबंधित है। ये कथन हम लोगों का सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये करंट से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय, मतलब हम लोगों का क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इसे पृथ्वी शिखर वार्ता के परिणाम स्वरूप 1992 में शुरू किया गया था। ये गलत है, 2015 में इसे शुरू किया गया था। ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है एक तरह से, तो ये सही है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए, यह पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की खोज ताकि उनके आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों के उत्पादन में किया जा सके। स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है यह जैविक पादपों के अनाधिकृत उपयोग को संदर्भित करता है। अनाधिकृत, देखिए ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि एक वाह स्थानीय, देखिए वहां वाह स्थानीय दे दिया, इसलिए गलत हो गया। अगर स्व स्थानीय दिया होता तो कुछ बात यहाँ पर बनती बायो पर्सपेक्टिव को लेकर। इसमें दिया है यह एक उपचार तकनीक है जो स्व स्थानीय वायवीय जैविक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय सुविधाओं का उपयोग करती है। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है और ये स्टेटमेंट सही भी है। चौथा हम लोगों का दिया है हाल ही में सुर्खियों में रहा गोम्फोनेमा राजगुरुई, ये किससे संबंधित है? नोम्फोनेमा राजगुरुई ये संबंधित है शैवाल से, तो ये बात भी आप याद में रखिएगा, यह एक प्रकार का शैवाल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें पहला स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है सल्फर के ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से दिया है इस्पात के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित क्या क्या होता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो सारे ही विकल्प सही होते हैं और सारे ही विकल्प सही भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 दिया है ध्रुवीय समतापीय बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है अंटार्कटिक वायुमंडल की अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण आसानी से हो जाता है। ये कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दे रखा है और ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की प्रचुरता के कारण शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिक के ओजोन का अवक्षय अधिकतम तीव्र हो जाता है। तीव्र नहीं होता है बल्कि स्लो हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, हम लोगों का विकल्प हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है सभी खाद्य श्रृंखलाएं स्वपोषी से शुरू होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं स्वपोषी से नहीं शुरू होती हैं, ये बात आपको पता है। क्योंकि अगर कोई शेर है वो नहीं खा रहा है अगर किसी घास फूस को, तो उसकी जो श्रृंखलाएं हैं कहाँ वहाँ से शुरू होती हैं। शेर अगर मान लीजिए किसी अन्य जानवर को खाता है जो कि मांस ही खाता है केवल, तो वहाँ पर भी खाद्य श्रृंखलाएं तो शुरू होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। पहला जहाँ जहाँ होगा उसको गलत कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट दिया है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपर्दन खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख माध्यम है, क्योंकि इसमें चारण खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। अगेन यह स्टेटमेंट गलत है, इसमें खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं होती। ये भी गलत हो जाएगा हम लोगों का स्टेटमेंट। अब
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है। मृतपोषी खाद्य पदार्थ श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये बात सही है। तो यही ऑप्शन हम लोग का बचा भी था, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिखा है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। अब केंद्रीय क्षेत्रक की योजना आप समझते होंगे, क्षेत्रक क्या कहते हैं और प्रायोजित किसे कहते हैं। क्षेत्रक योजना ऐसी योजना होती है जिसमें केवल केंद्र सरकार का होता है, वही सब उसमें देती है, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। लेकिन जब प्रायोजित की बात आती है तो उसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। तो ये केंद्र क्षेत्र की योजना नहीं है, केंद्र प्रायोजित योजना है। तो स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दिया है, खाद्य श्रृंखला, इसके उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आधारभूत अवसंरचना और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बेहतर करना है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसके अंतर्गत परियोजनाएं संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित और प्रतिबंधित की जाती है। तो ये बात दोनों सही है, कथन हम लोगों का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों पर विचार करने के लिए इसमें कह रहा है कहीं ना कहीं। तो पहला स्टेटमेंट दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा दिया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तीसरा दिया है मिथाइल ब्रोमाइड और चौथा दिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें दिया है ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। तो इसमें देखिए तीनों कथन जो हैं तीनों ही ओजोन क्षयकारी हैं, लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है जिस पर मैंने ट्रिक लगा रखा है, ये है उस पर क्षयकारी पदार्थों के पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। ये क्षयकारी पदार्थों को बढ़ाता नहीं है, इसको केवल आप निकाल देंगे, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है। ठीक है, तो पहला कथन हम लोगों का तो सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है, इसका गठन वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की से शक्तियाँ प्राप्त करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किया गया। यह इससे केवल शक्ति और कार्य इससे मिलता है जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इससे ये इसके तहत गठित नहीं हुआ, गठन इसका इसके तहत नहीं हुआ, केवल शक्ति ग्रहण करता है इससे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, हम लोगों का विकल्प हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप का एक तरह का समझौता है जिसमें कोई ऋणदाता एक विशेष पर्यावरणीय परियोजना के निवेश करने की कर्जदार की प्रतिबद्धता के बदले कर्ज के विदेशी ऋण के एक हिस्से को छोड़ देता है या ऋणों की अदायगी से राहत प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला थोड़ा सा इसे ऊपर करके देखते हैं, आगे का स्टेटमेंट क्या दिया है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों को दिया है कि कथन नंबर 2, ऐसे समझौतों के कारण कई विकासशील राष्ट्र बढ़ते ऋण के बोझ, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की क्षति जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कर रहे हैं दिया है, मुद्दों का सामना नहीं कर रहे, इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। तो दूसरा कथन हम लोगों का गलत है। ऐसे में अगर हम विकल्प देखें अपना, तो हमारा विकल्प है, एक कथन सही है और दूसरा गलत है, तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, उसको नीचे लाकर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, इसमें
कि राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि पर्यावरणीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों की प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इस प्रक्रिया से ये बाध्य नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 64। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला दिया है 3 माइल आइलैंड दिया है, सॉरी। और दूसरा दिया है चेरनोबिल, और तीसरा दिया है फुकुशिमा, और चौथा दिया है डीप वाटर होराइजन। ठीक है, तो ये देखिए जो डीप वाटर होराइजन है ये तेल रिसाव से संबंधित है, ठीक है। इसको निकाल दीजिए। यहाँ पे पूछा है परमाणु जो दुर्घटना हुई उससे, तेल रिसाव से नहीं, तो इसको निकालते हैं अगर, तो बाकी तीनों ही हमारे सही हैं। कोई जापान में हुआ है तो कोई कहीं हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, विजन के मंथली मैगजीन में या 365 में भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है। हाल ही में सुर्खियों में रही इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट एंड एशिया एंड पैसिफिक यानी IFCAP पहल किससे संबंधित है? तो एशियाई विकास बैंक से, ADB से संबंधित है। ये बात ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है महासागर का अम्लीयकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक है। दूसरा दिया है अम्लीयकरण में वृद्धि से कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होने की दर धीमी हो जाती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए इसको आप कैसे जोड़िए, अभी आपको लगेगा कि हाँ आंसर सही है। देखिए ऐसे जोड़ते हैं, दिया है महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि अम्लीकरण में वृद्धि से कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होने की दर धीमी हो जाती है। ठीक है, अगर ये फैक्ट आपको केवल इतना ही पता है कि हाँ हो जाती है, तो दोनों ही कथन आपको सही व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है महिला सम्मान बचत पत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पिछली बार के बजट में यानी कि 2023 के बजट में इसे दिया गया था। इस साल का बजट तो अंतिम बजट था, आप लोगों को पता है, तो इस साल के बजट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पिछले साल के बजट में इसे दिया गया था। पहला स्टेटमेंट दिया है कोई भी महिला स्वयं के लिए या किसी अवयस्क लड़की की ओर से महिला सम्मान खाता खोल सकती है। ठीक है, तो ये बात सही है, ये महिलाओं के लिए ही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि इसमें न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपये और अधिकतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूनतम जो निवेश है वो 1,000 है और जो अधिकतम निवेश है वो है आपका 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है फैक्ट की वजह से। तो तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा दिया इस योजना से मिलने वाले ब्याज दर टैक्स छूट मिलती है। ठीक है, इस टैक्स छूट नहीं मिलता है इस पर, लेकिन इसमें जो हमारा परसेंटेज रेट है वो 7.5 प्रतिवर्ष इतना ब्याज मिलता है आपको। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो गया क्योंकि टैक्स छूट की बात कर रहा है। तो खाता धारक खाता खोलने की तिथि से पहले वर्ष के बाद से शेष राशि का 40% निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन 1 साल के बाद वो भी इसमें दे दिया है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही है और
चौथा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का विकल्प हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, हम लोगों का जो विकल्प हो जाएगा वो होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसे देखने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, ठीक है, कि संधारणीय विकास गोल यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल हैं उसको आपको याद रख कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 17 गोल जो दिए गए हैं, 2030 का एजेंडा सेट किया गया था इसको। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला दिया गोल नंबर 3। तो गोल नंबर जो 3 है वो किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लैंगिक समानता की बात कर रहा है। हेल्थ नंबर 9 जो है इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है, ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा दिया है, मतलब गोल नंबर 13 दिया संधारणीय शहर और समुदाय। गोल नंबर 13 है, ये क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और 16वां दिया है, ये आपका सही है, जस्टिस एंड न्याय की बात करता है ये, तो 16वां केवल सही है। ये ऐसे में हमारा जो विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन से तंत्र तैयार किए गए थे? ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपका स्वच्छ विकास तंत्र, ठीक है, संयुक्त कार्यक्रम तंत्र, और तीसरा ऊर्जा व्यापार। ठीक है, तीसरा इसमें कहा ऊर्जा व्यापार दिया है, ऊर्जा व्यापार नहीं दिया है, तो दिया है, सॉरी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार दिया है। यही 3 केवल सेट किए गए थे। अभिष्ट ये जो राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान है इसको नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। यही 3 केवल किए गए थे, तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी होना चाहिए, क्योंकि 1, 2 और 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता विरासत स्थल के लिए। जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार स्थानीय समुदायों के परामर्श के जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों में जैव विविधता विरासत स्थलों में आधिकारिक राजपत्र में सूचित कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये राज्य सरकारें करती हैं, केंद्र सरकारें नहीं करती। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव को भारत के पहले जैव विविधता के रूप में नामित किया गया था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा विकल्प हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन, निम्नलिखित में से किस कारक को प्रजाति के समष्टि घनत्व को बढ़ावा देते हैं? तो देखिए साफ साफ क्लियर है इसमें कि मृत्यु दर जो है वो तो वृद्धि को नहीं बढ़ाएगा, तो इसको निकाल सकते हैं। बाकी दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, दिया है, निम्नलिखित पारिस्थितिक पिरामिडों पर विचार कीजिए। संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, निम्नलिखित में से कितने पिरामिडों का आकार कभी उल्टा नहीं होता? ठीक है, तो ये देखिए एक केवल पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है, वो है ऊर्जा पिरामिड, और बाकी ये दोनों उल्टा बन सकते हैं, तो इनको निकालिए, विकल्प हमारा हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, निम्नलिखित पोषक चक्रों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र, निम्नलिखित में से कितने जो होते हैं चक्र वो गैसीय पोषक होते हैं? ठीक है, तो गैसीय पोषक आपको होते हैं, तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपका गैसीय पोषक हो जाएगा, और कार्बन चक्र आपका जो है वो गैसीय हो जाएगा, और बाकी दोनों गैसीय नहीं है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है,
75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंटरनेशनल कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसका संबंध विश्व भर के जैव जीवों के वैध एवं अवैध दोनों की निगरानी से है। ठीक है, तो इसका हम लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही कथन करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी वर्तमान में छठे सामूहिक विलोपन के दौर से गुजर रही है। ठीक है। तीसरा दिया है, वर्तमान प्रजातियों के विलोपन की दर पूर्व मानव काल की तुलना में कई गुना तीव्र होने का अनुमान है। ये भी कथन सही है। पहले आदमी बहुत टाइम तक जीते थे, अब बहुत कम जीते हैं। जो ऋषि मुनि हमारे होते थे कितने कितने वर्षों तक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया, हाल ही में गोल्डीलॉक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति वाली एक स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था का विस्तार या संकुचन बड़े अंतर में नहीं होता। यही कथन सही है। बाकी आपका दोनों नीचे आपको पढ़ना होगा तो दोनों कथन आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरो कार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई संदेह की बात तो है ही नहीं कि इसमें चारों के चारों जो विकल्प हैं, स्टेटमेंट हैं हमारे, सारे ही ग्रीन हाउस गैस के कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी जल निकाय की रासायनिक ऑक्सीजन मांग का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यह ऑक्सीजन के माध्यम से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। आवश्यक देखिए यहाँ पे लिख दिया ना। ठीक है, यही हम लोगों का ऑप्शन सही है। इसमें भी दिया था लेकिन इसमें केवल सूक्ष्म जीवों द्वारा दे दिया, स्पेसिफिक कर दिया किसी चीज़ को, इसीलिए गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।